आज हमारा जो मुख्य विषय है वह दिल्ली का इतिहास और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली का क्या महत्व है, दिल्ली के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, इन सब की मुख्यतः चर्चा करना है। दूसरा, दिल्ली के इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है, दिल्ली अतीत काल से हमें भारतीय इतिहास के संदर्भ में कब इसकी जानकारी मिलती है और आगे चलकर जो दिल्ली का क्रमिक इतिहास है वह किस तरह से आगे बढ़ता है और ख़ासकर प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास तक इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनकी चर्चा हम मुख्यतः करेंगे। दिल्ली का जो कंसर्न है, जैसा कि आप जानते हैं, अतीत काल से अगर हम साहित्यिक स्रोतों में जाएं तो मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों में दिल्ली का जो पहला कंसर्न मिलता है वो हमको महाभारत में मिलता है। तो महाभारत से हम दिल्ली की ऐतिहासिकता को मान सकते हैं। यद्यपि जहाँ तक पुरातात्विक अवशेषों की बात है तो हमको मुख्यतः आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग मौर्य काल से ही हमको दिल्ली जिस क्षेत्र पे स्थापित हुआ है, दिल्ली जहाँ पे मुख्यतः स्थापित हुआ है उस पर्टिकुलर रीजन में हमको मौर्य काल से लेकर ही आधुनिक काल तक ठीक है, लगातार वहाँ पे जनवासित क्षेत्र के रूप में और जनता के निवास का, ठीक है, तो जनसंख्या के रहने का हमको वहाँ से साक्ष्य मिला है। तो इसका मतलब होता है कि एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिल्ली का जो इतिहास है वह अतीत काल से या मौर्य काल से ही हमको दिखाई पड़ता है। और यद्यपि पौराणिक आख्यानों में जाएं, अगर मेथोडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम महाभारत में ही इसके बारे में संदर्भ में सबसे पहले जानकारी पाते हैं। तो महाभारत में दिल्ली के बारे में जानकारी दी गई है और महाभारत में कहा गया है कि सबसे पहले मेथोडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो दिल्ली का इतिहास है वह महाभारत मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि जो यह क्षेत्र है दिल्ली जहाँ पहले स्थापित हुई है, तो यद्यपि दिल्ली शब्द महाभारत में नहीं है तो वहाँ पे उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले पांडवों में अर्जुन ने खंडवन, ठीक है, इनको कहीं कहीं खांडव वन भी लिखा गया है, तो खंडवन को जो खांडव वन उनको दिया गया था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन्होंने जंगल झाड़ियों को काट छांट के उसे रहने योग्य वासित क्षेत्र के रूप में बदला और उन जंगलों और पहाड़ियों के स्थान पे उन्होंने जिस क्षेत्र का विकास किया, जिस क्षेत्र को उन्होंने स्थापित किया, वह कहलाया आपका एक प्रकार से वह जो क्षेत्र था वह आपका रहने योग्य जो क्षेत्र बना, उसकी राजधानी के रूप में इंद्रप्रस्थ प्रसिद्ध हुआ। तो इंद्रप्रस्थ एक केंद्र भी था और इंद्रप्रस्थ जो है एक राजधानी भी था। तो इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में माना सकता है और जो मुख्यतः खंडवन नामक, ठीक है, वन या जंगल पे के खंडहरों पे स्थापित हुआ था। जबकि अगर हम और पौराणिक आख्यानों में देखें तो हमको बहुत सारी जगहों पे यह साक्ष्य मिलता है कि दिल्ली जो है वह राजा दिलीप, जो पौराणिक पात्र हैं, पौराणिक प्रोटैगनिस्ट पर्सन हैं, कहा जाता है कि राजा दिलीप, जिनको कहा था दिल्लू ने लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना किया। तो दिल्ली नगर लगभग दिल्लू के नाम पर 100 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित हुआ था और इसीलिए इसका नाम दिल्ली के नाम से फेमस हुआ। यद्यपि अंग्रेजी में हम उसको इसे आजकल हम लोग देलही शब्द की तरह इसे प्रोनाउंस करते हैं और इसीलिए अभी भाजपा के एक जो दिल्ली ब्रांच के नगर प्रमुख हैं, जिन्होंने अभी मांग किया है कुछ दिन पहले कि देलही का नाम बदल के फिर से दिल्ली कर दिया जाए। उसकी स्पेलिंग जो DELHI है उसको बदलने की बात हो रही है और कहा जाएगा इसकी स्पेलिंग बदल के DILLI करना है, ठीक है। तो यह अभी चर्चा इन्हीं की दिलीप के नाम पे चल रही है। जबकि दिल्ली शहर का जो स्थापना हुआ है, अगर हम पृथ्वीराज रासो को देखें तो पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना किया है चंद्रबरदाई ने, इसमें कहते हैं
कि दिल्ली जो है यह अनंगपाल तोमर के द्वारा स्थापित हुई। तो दिल्ली जो है शहर के रूप में अनंगपाल तोमर के समय स्थापित हुआ है। और जो आयोग ने क्वेश्चन पूछा, याद रखिएगा, दिल्ली की स्थापना में, तो अनंगपाल तोमर को जब पूछता है तो कई बार उनकी केवल उपाधि आती है जिसका नाम है बिलान देव। तो अनंगपाल तोमर की उपाधि है, जो तोमर वंश के हैं इनकी उपाधि है बिलान देव। तो बिलान देव ही पूछा जाता है और आपको ऑप्शन में जो है अनंगपाल तोमर नहीं रहता। तो अनंगपाल तोमर या बिलान देव ने दिल्ली शहर की स्थापना किया। तो इसकी हमको यहाँ पे जानकारी मिल रही है पृथ्वीराज रासो से। जबकि उदयपुर में जो अभिलेख मिला है, जिसे कहते हैं उदयपुर अभिलेख, यह 11वीं शताब्दी का है। इसमें दिल्ली के लिए ढिल्लिका शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें दिल्ली के लिए ढिल्लिका शब्द का प्रयोग होता है। तो दिल्ली को ढिल्लिका भी कहते थे, दिल्ली को ढिल्लिका भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ उदयपुर जो लेख मिला है उसमें ढिल्लिका नाम की चर्चा है। यह 11वीं शताब्दी का है। जबकि बलबन के समय में 1276 में, बलबन के समय में जो 1276 में जो अभिलेख मिला है वह मिला है पय्यम वावली से। वो बलबन के समय का है। देखिए पय्यम वायली, कहीं कहीं लिखते हैं पय्यम पल्ली। तो पय्यम वायली से जो अभिलेख मिला है जो 1276 का है, इसमें दिल्ली का नाम मिलता है योगिनीपुर, जो कई बार पूछा गया। तो दिल्ली का नाम आपका यहाँ पे हो गया योगिनीपुर, जो बलबन के अभिलेख पय्यम वायली से प्राप्त होता है। अगला फिर समझिएगा, जबकि दयानंद सरस्वती ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में दिल्ली की स्थापना 800 ईसा पूर्व बताई है। दिल्ली की स्थापना 800 ईसा पूर्व बताई है, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने बताई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। सत्यार्थ प्रकाश में पहली बार, याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में आपको पहली बार स्वदेशी और स्वराज्य शब्द का भी उल्लेख मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश में ही पहली बार आपको स्वदेशी और स्वराज्य शब्द का भी उल्लेख हमको प्राप्त होता है, जो दयानंद सरस्वती ने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आप समझिएगा। आगे समझिएगा कि इब्न बतूता जिसने रेहला नामक ग्रंथ लिखा है, इब्न बतूता जिसने रेहला नामक ग्रंथ लिखा, इसमें वह कहता है कि जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली पूर्वी संसार के नगरों में सबसे सर्वोत्तम नगर है। तो दिल्ली को उसने सबसे सर्वोत्तम नगर के रूप में उल्लेखित किया है। याद रखिएगा, इब्न बतूता अपने ग्रंथ रेहला में, इब्न बतूता ग्रंथ का नाम है रेहला, ये है। तो ये हमको दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में मुख्यतः जानकारी प्राप्त हो रही है। अब आते हैं दिल्ली का क्रमिक इतिहास आगे बढ़ता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली आगे चल के लगातार कई बार परिवर्तित हुआ। दिल्ली कई बार अनेक राजवंशों के अंतर्गत स्थापित हुआ। इसकी संरचना में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और वह संरचना जो है वर्तमान तक चल के नई दिल्ली के रूप में स्थापित हुआ। तो दिल्ली की जो इतिहास है वह नई दिल्ली तक पहुंचने में, मतलब खांडवन से, मतलब इंद्रप्रस्थ, द प्लेस ऑफ या सिटी ऑफ गॉड जिसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ से लेकर नई दिल्ली तक आने में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। और इसके साथ साथ अनेक ऐतिहासिक तथ्य, अनेक ऐतिहासिक संदर्भ हमको प्राप्त होते हैं। तो इसका ऐतिहासिक महत्व जो है वह क्रमिक रूप से इसी तरह स्थापित होता जाता है। अगर हम वर्तमान दिल्ली तक आएँ तो इसके पहले हम देखते हैं कि दिल्ली जो है, यद्यपि दिल्ली भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम, जो भारतीय राजनीतिक अवधारणा है, उसका सेंट्रल पावर जो है वह तुर्की सल्तनत की स्थापना के साथ ही होता है। तो एक दिल्ली एक सेंट्रल पावर के रूप में मुख्यतः जो आती है वह मध्यकाल में आती है। यद्यपि मध्यकाल से पूर्व ही दिल्ली का लगातार अस्तित्व रहा है। और मुख्यतः दिल्ली जो है आपका जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है, कुरु का क्षेत्र, कुरु जो जनपद था प्राचीन काल में, इसमें भी मुख्यतः इसके भूखंड समाहित थे। आगे चलकर राजपूतों के अधीन दिल्ली और अजमेर दोनों राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में उभरते हैं, जिसमें मुख्यतः चौहान वंशों ने महत्वपूर्ण राज्य किया। लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड पावर के रूप में, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर के रूप में, जैसा कि प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के अंतर्गत मगध जो क्षेत्र था उसका विकास होता है। और जो एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक सेंट्रल पावर के रूप में, एक एकीकृत सत्ता, एक मोनोपोली के रूप में जो स्थापना मुख्यतः सेंट्रल फिगर के रूप में
मगध का होता है और जो आगे आगे चल के कन्नौज का होता है, वैसा स्वरूप दिल्ली को प्राप्त करने में यद्यपि तुर्की सल्तनत की स्थापना तक उसका समय लगता है। मतलब है तुर्की सल्तनत की स्थापना से ही दिल्ली एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर के रूप में हमको प्राप्त होता है। अब आगे समझिएगा, दिल्ली को सबसे पहले इल्तुतमिश के समय में राजधानी बनाई गई। तो दिल्ली सबसे पहले तुर्की सल्तनत की स्थापना के अंतर्गत गुलाम वंश के समय जब इल्तुतमिश का समय शुरू होता है, इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक राज्य किया। उसी समय इन्होंने 1211 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो दिल्ली एक राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में वहीं से उभर कर आता है। और दूसरी बात, दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत शब्द है या दिल्ली सल्तनत जो टर्म है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो होता है वह आपका हसन निजामी के ताजुल मासिर नामक ग्रंथ में हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत जो शब्द है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत जो टर्म है वह सबसे पहले हसन निजामी के ताजुल मासिर नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। और यह जो ग्रंथ है हसन निजामी का ताजुल मासिर, यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लिखा गया प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें दिल्ली का इतिहास जो है वह स्वतंत्र रूप से एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। जबकि इसके पहले के जो भी ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में दिल्ली का उल्लेख मुख्यतः तुर्कियों की एक सत्ता के रूप में, तुर्कियों के एक केंद्र के रूप में, तुर्कियों की एक राजनीतिक इकाई या राजनीतिक शाखा के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से दिल्ली का इतिहास नहीं मिलता है। तो ताजुल मासिर ग्रंथ में हसन निजामी ने पहली बार दिल्ली सल्तनत का अलग इतिहास लिखा और दिल्ली सल्तनत एक अलग राजवंश के रूप में उभर के आता है। तो इसीलिए यह ग्रंथ जो है पहला स्वतंत्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें दिल्ली को स्वतंत्र सत्ता के रूप में उल्लिखित किया गया है। तो याद रखिएगा, यह इसलिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए दिल्ली सल्तनत इस कालखंड का देन है। और इसीलिए दिल्ली सल्तनत को गजनी से अलग करने के कारण ही, क्योंकि आपको पता होगा, जो चाहे एल्दोज को पराजित करना हो, चाहे आपका कुबाचा को पराजित करना हो, इनको पराजित करने के बाद ही इल्तुतमिश ने दिल्ली को गजनी से मुक्त करके एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित किया। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य इस अंदर मिलते हैं। तो हमने कहा कि दिल्ली को पहली बार जो राजधानी बनाया वो बनाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को जब 1211 में राजधानी बनाई, तो यह राजधानी लगातार दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मुगलों के समय तक पूरी तरह से सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यद्यपि जो अकबर आए, तो अकबर के समय में कुछ समय के लिए दिल्ली को राजधानी से हस्तांतरित करके आगरा को राजधानी बना दिया गया, लेकिन दिल्ली का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली भी राजधानी के रूप में ही कार्य करती रही। ठीक है, तो उन्होंने मुख्यतः अपना कार्यक्षेत्र जो है वह आगरा से शुरू किया, तो आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है, लेकिन दिल्ली का महत्व नहीं कम हुआ। अच्छा, इस क्रम में थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के समय दिल्ली को कुछ समय के लिए राजधानी परिवर्तित किया गया। और यह राजधानी परिवर्तन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1327 में दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बना दिया, उसका नाम रख दिया दौलताबाद। दिल्ली के स्थान पर देवगिरी जो दक्षिण भारत में स्थित है, उसको राजधानी बना दिया और उसका नाम रख दिया दौलताबाद। और कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद फिर से उन्होंने राजधानी को प्रत्यावर्तित कर दिया और फिर राजधानी आपकी आ गई दिल्ली। उसके बाद मैंने कहा फिर अकबर का समय आता है, और उसके बाद फिर से जब दिल्ली को राजधानी आगरा से फिर दिल्ली हस्तांतरित हो जाती है, तो उसके बाद से लगातार दिल्ली राजधानी बनती रही और लगातार दिल्ली को ही राजधानी के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। अब आगे समझिएगा, इसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली राजधानी चलती रही। इस क्रम में लगभग मुगल काल तक तो दिल्ली सल्तनत कमोबेश राजधानी के रूप में लगातार कार्य करती रही। इसके बाद चलकर धीरे धीरे
जब ब्रिटिश सत्ता का आगमन होता है, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और ख़ासकर एक कॉलोनियल सिस्टम, कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म का दौर शुरू होता है, उस दौर में अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने पहले जो सत्ता का संकेंद्रण था, अपनी सत्ता का केंद्र बनाया, वो बनाया बंगाल को। तो उन्होंने शुरुआती अपना जो शासन किया वह बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई, 3 प्रेसिडेंसियों के माध्यम से किया। और कुछ समय बाद तो यहाँ प्रेसिडेंसियों का जो बनाया गया, इन प्रेसिडेंसियों का एक गवर्नर होता था या अध्यक्ष होता था, जिसके माध्यम से शासन उनका चलता था। ठीक है, तो यही जो कंपनी का गवर्नर था, बाद में चलकर इसे 1773 के अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया और इस आधार पे वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आया और जो सत्ता का केंद्र था वो क्या कर दिया गया, वो पूरी तरह से बंगाल को स्थापित कर दिया गया। वो कहा गया कि अब से बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब कोलकाता से जो भी नियम कानून प्रतिपादित होंगे या कानून बनाए जाएंगे, वही जो है वह मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों पर लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब कोलकाता का की अधिकारिता जो है यह इन प्रेसिडेंसियों पर भी बढ़ा दिया गया और उनको इसके अंतर्गत शामिल करते हुए अब कोलकाता को मुख्यतः राजधानी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो मुख्यतः वो सत्ता का मुख्य केंद्र जो था दिल्ली था, वो हट के चला गया, आपका कोलकाता बन गया। ठीक है, तो वहाँ पे कोलकाता हो गया। अब इस कंडीशन में हमने कहा कि जो तो सत्ता केंद्र वो चला गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम देखते हैं कि यह सत्ता तो इससे चलता रहा। 1752 में समझिएगा, 1752 से क्या हुआ कि जब मराठों ने क्या किया, अहमद शाह जो मुगल बादशाह थे, अहमद शाह से संधि किया और अहमद शाह के समय उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का राज्य था वह मराठों के संरक्षण पहुंच गया। अब मराठे उसको संरक्षित करने लगे थे। ठीक है, 1752 में। और इसके बाद आप क्या आते हैं, अंग्रेज, याद रखिएगा। इसके बाद 1803 में देखते हैं, 1803 में जब अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू किया तो इसमें लॉर्ड लेक ने पहली बार, लॉर्ड लेक प्रथम अंग्रेज हैं जिन्होंने दिल्ली पे अधिकार किया था। तो अंग्रेज़ों ने मुख्यतः दिल्ली पे कब अधिकार किया था, 1803 में, याद रखिएगा। 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे एक प्रकार से अधिकार किया। तो लाल किला जो था उनके अंतर्गत आ गया और जो राजा थे, मुगल राजा, वो पूरी तरह से वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में चले गए। कब चले गए, 1803 से। ठीक, इसके बाद यहाँ देखते हैं जब 1857 की क्रांति होती है, समझिएगा, जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के दौरान जब 10 मई को क्रांतिकारियों ने मेरठ से क्रांति का बिगुल बजाया और क्रांति की शुरुआत किया, तो उन्होंने 11 मई को सुबह वे पहुंच जाते हैं दिल्ली के लाल किला में और लाल किला पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और लाल किला पे अधिकार करने के बाद उन्होंने एक क्रांतिकारी सरकार बनाई जो अल्पकालिक कहलाती है, जो एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होती है, जो क्रांतिकालीन अल्प समय के लिए संक्रमणकालीन सरकार के रूप में कार्य करती है। तो यह एक प्रकार से ट्रांजिशनल फेज की गवर्नमेंट होती है जो एक विशेष समय तक रहती है, उसके बाद किसी अन्य संस्था में, अन्य प्रतिरूप में वह प्रत्यावर्तित हो जाती है। उसे कहते हैं हम संक्रमणकालीन सरकार, या जिसे कहते हैं आपका युद्धकालीन सरकार, जिसे कहते हैं आपका ट्रांजिशनल फेज की गवर्नमेंट। ठीक है, तो यह गवर्नमेंट कहलाई जलसा सरकार। तो जलसा सरकार जो बनाई गई, यह इसलिए बनाई गई कि जब क्रांतिकारियों ने 11 मई को लाल किला पे अधिकार किया, तो लाल किला पे अधिकार करने के बाद इन्होंने बहादुर शाह जफर मतलब द्वितीय बहादुर शाह जफर को उन्होंने शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया और घोषित करके बख्त खान के नेतृत्व में एक सरकार बनाई जिसे कहते हैं जलसा सरकार। और इस सरकार का हेड बना दिया बख्त खान को। और इसमें कुल 10 लोग शामिल हुए, जिसमें से 6 नागरिक प्रशासक थे और 4 सैनिक प्रशासक। 6 नागरिक प्रशासक और 4 सैनिक प्रशासक, इन 10 को मिला के कहा गया जलसा सरकार। ठीक है, तो जलसा सरकार मुख्यतः बहादुर शाह जफर के अंतर्गत रह के कार्य करती थी, जिसके कार्यकारी हेड जो थे वो आपके बख्त खान थे। तो ये चलता रहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही इस पर फिर अधिकार कर लिया। और अगला अधिकार कब हुआ, 8 जून को फिर अंग्रेज़ों ने लाल किला पे अधिकार कर लिया। तो लाल किला पे फिर अंग्रेज़ों ने 8 जून को अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, 11 मई को क्रांतिकारियों ने अधिकार किया था, जबकि 8 जून को फिर से अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक,
इस अधिकार के पश्चात, फिर समझिएगा, अब इस अधिकार के पश्चात हुआ क्या, 20 सितंबर को बहादुर शाह जफर को 20 सितंबर को बहादुर शाह द्वितीय जो मुगलों के अंतिम शासक माने जाते हैं, उनको हडसन ने, जो अंग्रेज़ों के सेनानायक थे, हडसन ने जफर को उनके पुत्रों के साथ हुमायूं के मकबरे से, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कहाँ से, हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया। और हुमायूं के मकबरे से कैद करने के बाद 11 सितंबर को उनके 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुग़ल, नाम पूछेगा, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज्र सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज्र सुल्तान, और उनके पौत्र जिनका नाम था मिर्ज़ा बख्त, उनके पौत्र मिर्ज़ा बख्त, तीनों को उसने वहीं दिल्ली में खूनी दरवाज़ा के पास तीनों को गोली मार दिया। तो ये कौन सा जगह है, खूनी दरवाज़ा, जहाँ पे तीनों को हडसन ने गोली मार दिया, याद रखिएगा। और उसके बाद जब इनको कैद किया गया बहादुर शाह जफ़र को, तो बहादुर शाह जफ़र को कैद करने के पश्चात पहले इनके संदर्भ में लाल किला में मुकदमा चलाया गया, और लाल किला में जो बहादुर शाह जफ़र के ऊपर मुकदमा चलाया गया, यह भारतीय इतिहास में लाल किला में चलने वाला प्रथम मुकदमा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण मुकदमा हुआ वह बाद में हुआ था, जब INA जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जिसके मुख्यतः कैप्टन मोहन सिंह थे, उसके बाद जिसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस को मिलती है। तो जो INA के जब सैनिकों को कैद किया गया, पकड़े गए, तो उनमें से इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया 45-46 में। जो मुकदमा चला उसे हम कहते हैं लाल किला का मुकदमा, लाल किला का मुकदमा। जो यह लाल किला का मुकदमा जो चला 45-46 में, कहा जाता है कि इस मुकदमे के खिलाफ भारतीय जनमानस बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो गई, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई। इसमें मुख्यतः शाहनवाज खान थे, आपके गुरबख्श खान थे, ठीक है, कैप्टन सहगल थे। इनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया तो भारतीय जनमानस बड़ा आक्रोशित हुई। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए भूला भाई देसाई, ये क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों का एक संघ, मतलब जिसे कहते हैं ज्यूरी, एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी के माध्यम से इसको लड़ा गया। लेकिन इनके तमाम प्रयासों के बावजूद भी, ठीक है, उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। यद्यपि बाद में, याद रखिएगा, बाद में तत्कालीन जो आपके भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो लॉर्ड वावेल ने क्या किया, उन्होंने खुद अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए, इनके लिए जो मृत्युदंड थी उसको माफ़ी के लिए इन्होंने सिफारिश किया, और इनके मृत्युदंड को वहाँ से माफ़ कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब है, याद रखिएगा, किसके सिफारिश पे, वह लॉर्ड वावेल के विशेषाधिकार के तहत इनको मुक्ति मिली। तो वह जो फांसी की सज़ा थी, जो डेथ कैपिटल था, वह एक प्रकार से सस्पेंड कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आगे पे समझिएगा। जब बहादुर शाह जफ़र के ऊपर मुकदमा चलाया गया, लाल किले का मुकदमा, यह मुकदमा चला काफ़ी समय तक चला। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कैप्टन जो हडसन थे, हडसन के सिफारिश पर, याद रखिएगा, हडसन के सिफारिश पर बहादुर शाह जफ़र को बर्मा, मतलब म्यांमार के रंगून में निर्वासित कर दिया गया। किसके सिफारिश पे, हडसन के सिफारिश पर बहादुर शाह जफ़र को 7 अक्टूबर 1858 को, 7 अक्टूबर, याद रखिएगा, यहाँ पे ये तथ्य पूछा सकता है, कब, 7 अक्टूबर 1858 को हडसन के सिफारिश पर इनको रंगून भेज दिया गया। और जब वो रंगून जा रहे थे, तो रंगून जाते समय ये 9वीं रॉयल लांसर के साथ गए थे। ये क्या है, जो टीम गई थी इनके साथ, जो सैनिक थे, जो एक काफिला था, उसका क्या नाम है, 9th रॉयल लांसर के साथ जाते हैं। और इस काफिले का नेतृत्व किसने किया था, मेजर ओमनी।
तो मेजर ओमनी के नेतृत्व में मेजर ओमनी के नेतृत्व में 9th रॉयल लांसर के साथ वे बहादुर शाह जफ़र को रंगून में प्रत्यावर्तित किया गया, वहाँ चले गए। और कहा जाता है कि वहाँ जाने के बाद ही उनकी 1862 में उनकी मृत्यु हुई। तो 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई है? याद रखिएगा, 1862 में बहादुर शाह जफ़र की जो मृत्यु हुई है वह रंगून में हुई है। यह मृत्यु हुई है 1862 में। जब 62 में मृत्यु हुई तो याद रखिएगा, उसके बाद रंगून में ही उनको दफना दिया गया। जिसके बाद समझिएगा कि जब 1945 में INA की सेना सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में वर्मा तक पहुंचती है। और वर्मा पहुंचने के बाद रंगून में सुभाष चंद्र बोस ने ही अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए, अपना सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए रंगून में बहादुर शाह जफ़र का मकबरा बनवाया। तो रंगून में बहादुर शाह जफ़र का मकबरा किसने बनवाया? सुभाष चंद्र बोस ने। याद देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका रंगून में इनका मकबरा बनवाया। जबकि भारत में बहादुर शाह जफ़र ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। वो कहाँ पे है? वो मकबरा अभी तक खाली है। वह मकबरा है कुतुब मीनार के प्रांगण में। कुतुब मीनार के प्रांगण में जो मकबरा है, याद रखिएगा, कुतुब मीनार के प्रांगण में जो मकबरा बना है उसमें 3 महत्वपूर्ण शासकों को दफनाया गया है। वो कौन कौन है? याद रखिए, पूछता है कभी कभी कि निम्नलिखित शासकों में या निम्नलिखित लोगों में से किनको हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है, किनको आपका कुतुब मीनार प्रांगण में दफनाया गया। तो याद रखिएगा, इस कुतुब मीनार के प्रांगण में मुख्यतः 3 बादशाहों को दफनाया गया है। वे हैं आपके पहले बहादुर शाह प्रथम, दूसरे हैं आपके शाह आलम द्वितीय और तीसरे हैं अकबर द्वितीय। याद रखिए कौन कौन? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय और तीसरे हैं अकबर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जिनका राज्य कार्यकाल जो है, जिनका पीरियड ऑफ रेन मुख्यतः 1759 से लेकर 1806 तक है। 1759 से लेकर 1806 तक है। यह मुग़लों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजा हैं। यह मुग़लों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजा हैं। जबकि मुग़लों में सबसे कम समय तक शासन किया है रफ़ी-उद-दौला ने। मुग़लों में सबसे कम समय तक शासन किया है रफ़ी-उद-दौला ने, जिसकी उपाधि है शाहजहाँ द्वितीय। ठीक, अब आगे समझिएगा। तो मैंने कहा कि इसके बाद इनका जो कब्र है, यह कब्र यहाँ पे खाली है और इनको दफना दिया गया रंगून में, जहाँ पे इनके कब्र बनवाया आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये तो महत्वपूर्ण आपकी जानकारी है ऐतिहासिक दृष्टि से, लाल किला और दिल्ली के संदर्भ में, जहाँ से आपको जानकारी मिल रही है। अब दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा कि इसके पश्चात अगर हम दिल्ली का थोड़ा और इतिहास देखें तो हम देखते हैं कि पहले हम आपको राजधानियों का क्रम पूरा बता दें, फाइनल कर दें। समझिएगा, हमने कहा कि दिल्ली को भारतीय इतिहास में पहली बार जो राजधानी बनाई गई है वह इल्तुतमिश के समय में 1211 बनाई गई है। इसके बाद दिल्ली लगातार क्रमिक रूप से चलता रहा राजधानी के रूप में। कुछ समय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे परिवर्तित किया दौलताबाद के रूप में, और उसके बाद कुछ समय के लिए अकबर के समय में यह मुख्यतः आगरा कुछ समय के लिए स्थानांतरित हुआ। इसके पश्चात लगातार यह राजधानी बना ही रहा। अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, दिल्ली के स्थान पे कोलकाता को मुख्य केंद्र बना के, मुख्य प्रेसिडेंसी नगर बना के वहाँ से शासन शुरू किया। और लगातार 1773 के अधिनियम के तहत पूरी तरह से सत्ता का जो सेंट्रलाइज्ड पावर हो गया वो आपका कोलकाता हो गया। तो समझिए राजधानी जो है ऑफिशियली कोलकाता प्रत्यावर्तित हो गई 1773 के अधिनियम से। अब यह लगातार चलता रहा। इसके बाद 1905 में जब बंगाल विभाजन की घटना हुई, बंगाल विभाजन कर दिया गया, तो बंगाल विभाजन की घटना के पश्चात क्या हुआ कि बंगाल विभाजन के बाद जब बहुत सारा विद्रोह हुआ और ख़ासकर बहुत सारी क्रांति हुई, आंदोलन चला। इस आंदोलन को जिसे मुख्यतः हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट जब चला, स्वदेशी मूवमेंट में
बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात की गई और बहुत सारे अन्य बात की गई। इसके लिए तो बंगाल विभाजन के संदर्भ में विचार विमर्श करने के लिए और सिफारिश के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसे कहते हैं अरुणडेल कमेटी, जिसे कहते हैं अरुणडेल कमेटी। तो जो अरुणडेल कमेटी बनाई गई, पूछेगा अरुणडेल कमेटी क्या है या किससे संबंधित है, तो अरुणडेल कमेटी ने क्या किया, ये इसने 1908 में, याद रखिएगा, अरुणडेल कमेटी ने 1908 में अपनी सिफारिश दिया और इस सिफारिश में इसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात की। इस विभाजन में इसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात किया। इसी के सिफारिश के आधार पर, इसी के सिफारिश के आधार पे 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, डेट पूछेगा कौन सा, 12 दिसंबर 1911 को जब तृतीय दिल्ली दरबार चल रहा था, थर्ड आपका दिल्ली कोर्ट, अभी हम आके आते हैं, जब तृतीय दिल्ली दरबार चल रहा था तो उसी तृतीय दिल्ली दरबार के समय ब्रिटिश सरकार ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा किया और 12 दिसंबर को इसने फिर से कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया। तो याद रखिएगा घोषित किया है, ठीक है, इट वाज जस्ट द प्रोक्लेमेशन, ठीक है, तो यह एक जस्ट अनाउंसमेंट था। तो यह कब हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन यह विधिवत राजधानी बना कब, जब बना पूछेगा कब बना तो हो जाएगा आपका आंसर 1 अप्रैल 1912, समझिएगा। तो यह घोषित हुआ है, आपका घोषित हुआ है 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन राजधानी बना कब है, यह बना है 1 अप्रैल 1912 को, ठीक, याद रखिएगा। तो दिल्ली को समझिएगा कि इल्तुतमिश ने 1211 में इसे राजधानी बनाया और फिर से 1911 में चल के, समय 1211 1911 में कलकत्ता के बाद फिर से इसे दिल्ली राजधानी बनाया गया था अंग्रेजों के समय में। इसके पश्चात क्या हुआ, तो 12 दिसंबर को घोषित हुआ, 1 अप्रैल को बना 12 में, तो 11 और 12 दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे चलकर तो ये अभी तक जो राजधानी थी वो कौन सी थी, ये पुरानी दिल्ली है, ये पुरानी दिल्ली है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने इसके स्थान पे एक नई राजधानी एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और इसके लिए 1927 में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली के स्थान पे नई दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया, 1927 में। 1927 में नई दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया है, बना नहीं है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट था या नई दिल्ली राजधानी घोषित हुआ, उद्घोषित या घोषित, ठीक है। तो नई दिल्ली राजधानी यहाँ पे घोषित हुआ है, केवल अनाउंस्ड हुआ है। लेकिन नई दिल्ली राजधानी के रूप में कार्य करना कब शुरू हुआ, क्रियान्वित कब हुआ, यह हुआ 5 अप्रैल 1931 को। तो 5 अप्रैल 1931 से नई दिल्ली राजधानी के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो कार्य किया 5 अप्रैल से बना, लेकिन घोषित पूछेगा तो 1927 हो जाएगा। और नई दिल्ली की जो रूपरेखा बनाई है, नई दिल्ली जो एक सिस्टमेटिक आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट पे फॉर्म पे बनाया गया है, इसका पूरा श्रेय जाता है एडविन लुटियंस को, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जो ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन्होंने ही नई दिल्ली का पूरी तरह से आर्किटेक्चरी बनाई है। एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। तो बेकर और लुटियंस याद रखिएगा, बेकर और लुटियंस ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने नई दिल्ली की रूपरेखा बनाई है, ठीक है। तो प्रथम नींव जो रखी है आपका नई दिल्ली की, वह एडविन लुटियंस ने ही रखी है, याद रखिएगा। इसका जो नींव रखा है वह किसने किया, एडविन लुटियंस ने ही किया है। तो ये तो आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपका है। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। जो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी जाता है वह अब अगला समझिएगा कि दिल्ली, सबसे पहले मैं चर्चा किया कि दिल्ली खंडवन से चलती है, खंडवन के रूप में। खंडवन को बना के स्थान पे अर्जुन के द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। इंद्रप्रस्थ के बाद दिल्ली नगर बना, दिल्ली शहर बना, जिसे ढिल्लिका भी कहते हैं। और आगे चलकर इसका नाम हमको योगिनीपुर भी मिलता है। ये सब नए नए आपको नाम मिलते हैं। इसके बाद दिल्ली कई बार, दिल्ली में कई नगरों की स्थापना हुई। दिल्ली को में जो अलग अलग नगर स्थापित किए गए,
जो अलग अलग नगर अलग अलग आर्किटेक्चरल फॉर्म में बनाए गए, इसके फलस्वरूप उसी के नाम के साथ इसको उसी के नाम के साथ इसको उस समय बुलाया भी जाने लगा, प्रोनाउंस भी किया जाने लगा। तो जैसे दिल्ली के नगरों का जो मुख्य क्रम है वह आपका समझिएगा, इनके इंद्रप्रस्थ के बाद दिल्ली आगे चल के ऐतिहासिक काल में फिर आगे बढ़िए तो हम देखते हैं कि जब अनंगपाल तोमर थे तो दिल्ली इन्होंने एक लालकोट में किला बनवाया था, तो लालकोट के नाम से बड़ा फेमस हुआ, तो लालकोट नगर के रूप में किले के साथ लालकोट नगर के रूप में फेमस हो गया। तो एक हो गया लालकोट। दूसरा क्या हुआ, इसके बाद क्रमिक रूप से दूसरा नंबर जो आता है वह आता है पृथ्वीराज तृतीय के समय में उन्होंने दिल्ली में एक किला बनाया जिसका नाम था राय पिथौरा किला, और इसीलिए इसका नाम राय पिथौरा नगर राय पिथौरागढ़ के रूप में फेमस हो गया। तो लालकोट इनका क्रम पूछेगा, तो लालकोट के बाद आपका आ जाएगा राय पिथौरा किला या राय पिथौरागढ़। इसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, इसके बाद फिर जो आता है वह है अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ पे एक नया नगर बना जिसे कहते हैं सीरी का नगर, और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का दुर्ग भी बनवाया था, सीरी का किला जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया सीरी नगर। तो सीरी किसने बसाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको यहाँ पूछेगा, ये याद रखिएगा, लालकोट अनंगपाल तोमर का है, अनंगपाल तोमर जिनकी उपाधि है बिलान देव ही कई बार पूछता है। राय पिथौरा आपका पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड जिसकी उपाधि है दल पंगुल विश्व को भी जीतने वाला। सीरी जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के समय का है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सीरी के नाम से फिर से बसाया। तुगलकाबाद जो है यह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से है, उनको बसाने का इसका श्रेय दिया जाता है। और जो जहाँपनाह नगर है, ठीक है, जो जहाँपनाह नगर है यह मोहम्मद तुगलक के समय का है, मोहम्मद तुगलक के समय का है। और जो फिरोज़ाबाद है जिसे कोटला फिरोज शाह कहते हैं, कोटला फिरोज शाह जहाँ पे महत्वपूर्ण आपका क्रिकेट का ग्राउंड है जिसे कहते हैं आपका फिरोज शाह कोटला, तो इसे बसाने का श्रेय दिया गया है फिरोज़ तुगलक को, ये फिरोज़ तुगलक है। इसके बाद जो पुराना किला है यह शेरशाह सूरी के समय का है, यह आपका है शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी का है पुराना किला, ठीक है। ठीक, तो याद रखिएगा पुराना किला आपका शेरशाह सूरी के समय का हो गया। इसके बाद दीनपनाह एक दीनपनाह नाम की लाइब्रेरी भी थी, दीनपनाह आपका एक नगर भी है। दीनपनाह जो है एक आपका एक प्रकार से हुमायूं के समय का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो हुमायूं को दीनपनाह को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, और इसी की सीढ़ियों से, ठीक है, सीढ़ी से उतरते समय हुमायूं की मृत्यु भी हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीनपनाह की सीढ़ियों से उतरते समय। आगे समझिएगा, जहानाबाद यह आपका है शाहजहाँ के समय का है, शाहजहाँ यह दिल्ली में स्थापित अंतिम नगर माना सकता है जो 1648 में स्थापित हुआ, शाहजहानाबाद 1648, ठीक है, 1648 ये हुआ। तो जो आपका पुराना किला है, पुरानी दिल्ली है, या शेरशाह सूरी के समय का है। और फिर आपको फिर आपका आ गया पुरानी दिल्ली मुगलों आपका अंग्रेज़ों के समय में जो 1627 में घोषित हुआ। पुरानी दिल्ली जो आपका 1911 में घोषित हुआ और 1912 में स्थापित हुआ, और नई दिल्ली 1927 में घोषित हुआ और 1931 में कार्य करना शुरू किया, जिसकी डेट की चर्चा भी हमने आपको कुछ समय पहले किया था। तो ये तो मुख्यतः इनके नगरों के क्रम हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं कुछ हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो महत्व है, दिल्ली के संदर्भ में जो अन्य महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। दिल्ली के संदर्भ में
अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो हम मुख्यतः 2-3 अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे, जिनमें से एक तो आपका आता है, एक है आपका दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कुल मिला के 3 दिल्ली दरबार हुआ है, जिसे कहते हैं आपका 3 दिल्ली दरबार, या इसे कहते हैं एक प्रकार से ब्रिटिश के समय में 1877, 1903, याद रखिएगा क्रम पूछेगा, और 1911 में 3 दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें कहते हैं आपका है प्रथम दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार और तृतीय दिल्ली दरबार। तो पूछता है पहले क्वेश्चन कि तीनों दिल्ली दरबार किन किन गवर्नर जनरलों के समय हुआ, तीनों दिल्ली दरबार में मुख्य बातें क्या थी। तो याद रखिएगा जो दिल्ली में एक समारोह हुआ, एक दरबार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश सरकार के राजा जो महारानी होती थी उनको कभी सम्राज्ञी घोषित किया गया, उनको भारत की सत्ता का पूरी तरह से विधिवत हस्तांतरण किया गया और अन्य महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लिए गए। तो एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार अपनी संप्रभुता, अपनी सर्वोच्चता, अपनी जो पैरामाउंसी है, अपनी परमोच्च शक्ति को दर्शाने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन करती थी। तो दिल्ली दरबार जो पहला हुआ है, ठीक है, जिसे आपका प्रोक्लेमेशन दरबार भी कहते हैं। तो यह दिल्ली दरबार जो है आपका मतलब घोषणा दरबार या दिल्ली दरबार, ये जो पहला 77 में हुआ है। इस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसमें महारानी विक्टोरिया को विधिवत रूप से भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया, मतलब भारत का एक प्रकार से भारतीय सत्ता की सर्वोच्च केंद्र के रूप में उनको आपका यहाँ पे स्थापित किया गया। दूसरा जो दिल्ली दरबार है, यह दिल्ली दरबार मुख्यतः जो स्थापित हुआ, तो ये समझिएगा पहला दिल्ली दरबार हुआ है लॉर्ड लिटन के समय में, दूसरा दिल्ली दरबार हुआ है आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में ही आपका पुरातत्व विभाग 1904 में दिल्ली में बना है। लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब भी कहते हैं। लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब भी कहते हैं। और लॉर्ड कर्जन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, जो सिविल में पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। अब समझिएगा 1903 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, इस दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम, याद रखिएगा, इस दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा, समझिएगा इसमें कौन कौन, इसमें एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा की विधिवत ताजपोशी की गई। विधिवत ताजपोशी के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, महारानी अलेक्जेंड्रा और एडवर्ड सप्तम। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यह है यद्यपि कहा जाता है कि इसमें जो इसका जो आयोजन हुआ, इससे लॉर्ड कर्जन बड़ा निराश हुआ था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि महारानी या महाराजा आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, ठीक है। और क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाट, जो कनाट के ड्यूक थे, तो ड्यूक ऑफ कनाट को भेज दिया और स्वयं नहीं आए, ठीक है। तो इसीलिए उसने बड़ा व्यवस्था किया था यहाँ पे, बहुत सारा हाथी उथी की व्यवस्था किया था, हाथी घोड़े बड़े दरबार का आयोजन किया था, लेकिन वह अच्छा, तीनों में सबसे भव्य आयोजन भी 1903 का ही हुआ था, लेकिन जिसमें आपके महारानी नहीं आ पाए, न महाराजा, कोई आ नहीं पाया, ठीक है। अगला समझिएगा, अंतिम जो दिल्ली दरबार है वह 1911 में हुआ था। दिल्ली दरबार जो अंतिम 1911 में हुआ, इसी दिल्ली दरबार मैंने कहा कि अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पे आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, और इसी में राजधानी जो है कलकत्ता के स्थान पे दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने कहा, याद रखिएगा, जब लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हार्डिंग का जब वो काफिला चल रहा था, तो उसी काफिले पर 23 दिसंबर को बम फेंक दिया गया था, याद रखिएगा। तो उस पर बम फेंक दिया गया था। तो जो बम उन पर फेंका गया था,
वह घटना आपका 1912 की है। और इस घटना में जो लोग शामिल हुए थे, जिन पे मुकदमा चलाया गया, उस घटना को कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र। तो पूछेगा दिल्ली षड्यंत्र क्या है, तो इसको कहते हैं एक प्रकार से दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। तो समझिएगा, तो दिल्ली षड्यंत्र की घटना कब हुई? 1912 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि दिल्ली दरबार में ही घोषित हुआ था कि राजधानी बदल जाएगी। जो राजधानी वहाँ से प्रत्यावर्तित हो रही थी, तो उसी के दौरान रास्ते में ही हार्डिंग के काफिले पे बम फेंका गया था, और जिसपे के लिए जो मुकदमा हुआ, वह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। क्या हो गया? दिल्ली, पूछेगा दिल्ली षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर फेंके गए बम की घटना से संबंधित है दिल्ली दरबार, ठीक है। तो यह अच्छा, और इसमें क्या था, 1911 वाला जो दिल्ली दरबार था, इसमें पहली बार महाराजा और रानी दोनों आती हैं। ये आपके महाराजा थे उसमें जार्ज पंचम, और दूसरे थे आपके महारानी थी महारानी मैरी। इसमें कौन आते हैं? जार्ज पंचम और महारानी मैरी, ये भारत आते हैं, ठीक है, भारत आते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण घटना था, याद रखिएगा। इसी के समय कहा जाता है जो जनगण मन लिखा गया, तो कुछ लोगों ने कहा, जो कुछ उनके आलोचक थे टैगोर जी के, तो उन्होंने कहा कि जनगण मन मुख्यतः इन्हीं जार्ज पंचम के लिए लिखा गया था, ठीक है। तो यद्यप बाद में उन्होंने टैगोर जी ने कहा कि जो लोग यह समझते हैं कि मैं जनगण मन जैसी रचना जार्ज पंचम के स्वागत के लिए करूँगा, ठीक है, तो उन जैसे लोगों के लिए या ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए को मैं सफाई देना भी उचित नहीं समझता, सफाई देना भी मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। तो उन्होंने इसके लिए कोई सफाई भी कभी नहीं दिया। वास्तव में जनगण मन जो है वह भारतीय जनमानस के लिए लिखा गया है। उसमें भारतीय जनमानस में सॉवरेंटी की बात की गई है, भारतीय संप्रभुता, भारतीय परंपरा, रीति रिवाज और जो भारतीयता की प्रवृत्ति है, ठीक है, उस प्रवृत्ति को जनगण मन के अंतर्गत समाहित किया गया है, ठीक है। तो उसमें कहीं भी ब्रिटिश सरकार या आज के लिए कुछ नहीं लिखा गया है, या ठीक है। जनगण मन जो उन्होंने लिखा, यह तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा था। तत्वबोधिनी पत्रिका में जो कुल मिला के 13 लाइनों का है, जनगण मन 13 लाइनों का है, जबकि याद रखिएगा, जबकि वंदे मातरम 8 लाइनों का है। यह उन्होंने, ठीक है, तो आपका यह, तो हमने कहा कि इस संदर्भ में अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जनगण मन जिसे हम बेसिकली 52 सेकंड में गाते हैं, 52 सेकंड में उसको हम जो हम उसका एक प्रकार से साइटेशन करते हैं, और न्यूनतम जो उसका समय है वो आपका 20 सेकंड है। जबकि जो आपका वंदे मातरम है, इसके गायन की जो अवधि होती है वह होती है 65 सेकंड। वंदे मातरम 65 सेकंड में गाया जाता है और जनगण मन आपका 52 सेकंड में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य इस संदर्भ में हम देखते हैं। अब आगे समझिएगा, इसके अतिरिक्त दिल्ली का जो अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ है वह है, एक अन्य महत्वपूर्ण जो दिल्ली के संदर्भ में कुछ कथानक हो सकते हैं। एक तो वह ऐतिहासिक तथ्य है, जिसमें देखिए एक यहाँ पे है दिल्ली पैक्ट। एक है आपका दिल्ली पैक्ट आपका हुआ था 1931 में। दिल्ली पैक्ट 1931 में हुआ था। और दूसरा जो समझिएगा एक और है जिसे हम कहते हैं दिल्ली पैक्ट या दिल्ली संधि या इसे दिल्ली ट्रीटी भी कहते हैं। यह जो दिल्ली संधि हुई थी, यह हुई थी 1719 में। याद रखिएगा, ये दोनों संधि महत्वपूर्ण हैं। जो दिल्ली संधि 1719 की हुई थी, यह संधि मुख्यतः कब हुई थी? यह संधि हुई है सैयद बंधुओं के बीच में। सैयद बंधुओं मुख्यतः हुसैन अली, तो सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ। इस संधि में क्या हुआ कि इस संधि के माध्यम से
के अंतर्गत जिसे जो दिल्ली में संधि हुई इसे कहते हैं हम दिल्ली संधि। इस दिल्ली संधि में यह तय हुआ कि सैयद बंधुओं की मराठे जो हैं पेशवा सहयोग करेंगे और इस सहयोग के द्वारा क्या हुआ कि उनकी सेना आती है और उस सेना ने क्या किया, फर्रुखसियर जो तत्कालीन मुगल बादशाह थे उनको कैद कर लिया और कैद कर लिया, उनको अंधा कर दिया, ठीक है। और उनको अंधा बनाने के बाद उनके स्थान पे सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात को गद्दी पे बैठा दिया। रफ़ी उद दर्जात और उसके बाद अगले शासक होते हैं रफ़ी उद दौला। तो रफ़ी उद दर्जात को गद्दी बैठा दिया, तो इसे कहते हैं एक दिल्ली संधि है। अगला समझिएगा महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह है, हमने कहा कि दिल्ली पैक्ट क्या है 1931, जो गांधी यूरिन समझौता हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक है, तो बेल्सफोर्ड ने लिखा सब आई लेकिन भारत माता नहीं आई, सब आई लेकिन भारत माता नहीं आई, तो कांग्रेस को लिखा भारत माता नहीं आई और सब आए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लगातार दबाव बनाया गवर्नर जनरल आदि से कि किसी भी तरह द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को शामिल किया जाए। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी से यूरिन ने एक समझौता किया जिसे कहते हैं दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट। यह दिल्ली पैक्ट ही गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जो बातें तय हुई, ठीक है, उसमें के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया। उसी के तहत कांग्रेस ने द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यद्यपि इसमें बहुत सारी बातें तय की गई, लेकिन इसमें कहीं भी जो 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी उस समय थे जिनको 23 मार्च के बाद में फांसी हुई, जिसमें भगत सिंह महत्वपूर्ण थे, तो जो 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की बात की गई इनको फांसी दे दिया गया और इसमें इनकी चर्चा न की गई और इसमें खासकर उनके फांसी को न रोका जा सका। इसीलिए गांधी जी का लगातार व्यापक विरोध हुआ, जबकि गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। गांधी जी ने कई बार प्रयास किया गवर्नर जनरल से, लेकिन गवर्नर जनरल की इसके लिए तैयार नहीं हुए और इसीलिए बाद में जब कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, तो कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए, गांधी जी के खिलाफ बहुत नारेबाजी भी हुई और गांधी जी ने यहीं पे गांधी जी ने दुखी होकर कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो जो गांधीज़म शब्द है, गांधीवाद शब्द है, वो इसी कराची अधिवेशन के समय में सबसे पहली बार आया है, जिसका पहली बार प्रयोग किसने किया है? गांधी जी ने। तो गांधीवाद शब्द का प्रयोग स्वयं गांधी जी ने यहीं पे किया है। तो कुल मिला के यह बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बेसिकली मूट पॉइंट है कि यह क्यों नहीं हो पाया जैसा भी हुआ ओवरऑल। इसीलिए जो गांधी इरविन समझौता है, इसमें गांधी जी को जो कुछ भी मिला उसे कहा जाता है कि जो कुछ गांधी जी ने प्राप्त किया वह एक प्रकार से सांत्वना पुरस्कार था। पूछेगा ये कहाँ पे कहा गया, तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कहा जाता है कि इस संधि से गांधी जी को जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी प्राप्त हुआ, वह एक प्रकार का सांत्वना पुरस्कार है, वह एक प्रकार का सांत्वना पुरस्कार है। ठीक है, अब अगला थोड़ा समझिएगा। और इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वह है आपका दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, दिल्ली चलो। अब दिल्ली चलो आंदोलन क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन जो है समझिएगा, एक है दिल्ली चलो, पूछेगा दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले किसने दिया और दिल्ली चलो आंदोलन क्या है? ठीक है, दो महत्वपूर्ण शब्द है, समझिएगा। अगर आप ध्यान दिएगा कि 1940 में जो सत्याग्रह की पद्धति चल रही थी, वो कहा गया कि अब से गांधी जी और अन्य लोग जितने भी क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये लोग व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करेंगे। अब सामूहिक सत्याग्रह नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके स्थान पे व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाएगा। और इसके लिए कहा गया कि जो पहले सत्याग्रही होंगे वो विनोबा भावे होंगे। याद है, कभी कभी पूछता कि पहले सत्याग्रही का नाम क्या था? विनोबा भावे। लेकिन और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दो याद रखिएगा, तो पहले सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो जो सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में यह तय हुआ कि जो भी सत्याग्रही जहाँ जहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, जो भी सरकार की गिरफ्तारी से बचेंगे, जो भी लोग सरकार की गिरफ्तारी से बचेंगे, वे लोग सीधे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे।
वो लोग सीधे सीधे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इसे कहा गया दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, इसे कहा गया आपका दिल्ली चलो आंदोलन। याद रखिएगा। तो यह 1940 की घटना से जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन। तो जो क्रांतिकारी बच के जाएंगे वह तो दिल्ली की वो कूच करेंगे जिसे कहा गया दिल्ली चलो आंदोलन। अब दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा। तो दिल्ली चलो आंदोलन 1940 घटना संबंधित है। अब दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्या है? जब INA की स्थापना हो गई है, वो INA जो इंडियन नेशनल आर्मी था, जब इसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजाया और इस क्रम में ये लोग जापान, सिंगापुर इन क्षेत्रों से होते हुए जब भारतीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अन्य क्षेत्रों को जीतते हुए ब्रिटिश सरकार की सत्ता को उखाड़ते हुए उसे समाप्त करते हुए इन्होंने कहा कि हमको दिल्ली तक अपना परचम फहराना है और दिल्ली को स्वतंत्र कराना है, अब भारत को स्वतंत्र कराना है। और इसके लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग दिल्ली को कूच करेंगे। तो हम लोग जिस प्रक्रिया में चल रहे हैं इस प्रक्रिया से क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश सरकार को उखाड़ते हुए ब्रिटिश सरकार की सत्ता को समाप्त करते हुए उसकी चुनौती देते हुए हम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे और दिल्ली पर अधिकार करेंगे और दिल्ली को एक प्रकार से ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करा के उसे स्वतंत्र कराएंगे। तो इस आंदोलन को कहते हैं हम, इस पद्धति या इस विचारधारा जो स्लोगन दिया गया उसे कहते हैं दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने आपको INA के अंतर्गत उन्होंने दिया था। ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और एक और तथ्य बताए थे, हमने चर्चा किया था पिछले भी, वह है आपका हुनुज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो हमने कहा यह तथ्य, यह भी कथन कई बार पूछा गया है। तो यह जो है यह मुख्यतः यह निज़ामुद्दीन औलिया का कथन था। निज़ामुद्दीन औलिया जिनसे गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, उनसे संबंध अच्छा नहीं था क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक और औलिया में बहुत सारे मुद्दों को लेकर, हितों को लेकर टकराव की स्थिति थी। और सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी थे मोहम्मद तुगलक, वे औलिया के बहुत बड़े परम शिष्य थे, परम भक्त थे। और औलिया ने उनको बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्द ही सुल्तान बनने का आशीर्वाद दे दिया था। जब आशीर्वाद दिया था तो उस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के लिए गए थे। तो वो बंगाल में थे। बंगाल में जब उनको खबर मिली तो उन्होंने कहलवाया कि मेरे आने के बाद दिल्ली दोनों के लोगों के लिए छोटी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली आने के बाद दिल्ली इन दोनों लोगों के लिए छोटी पड़ जाएगी, इसलिए कहीं और अपना ठौर देख लें, वहाँ से भाग जाएं। तो उसी समय औलिया का कथन था कि हुनुज दिल्ली दूर अस्ति अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली पहुँचिए पहले। तो कहा जाता है कि बंगाल से आगे बढ़े, तो बंगाल से बढ़े, बिहार से होते हुए आए, जब अफ़गानपुर में पहुँचे तो अफ़गानपुर में ही मोहम्मद तुगलक ने उनके स्वागत के लिए, विजय उत्सव के लिए एक लकड़ी का विशाल भवन बनवाया, महल बनवाया। उसमें जब हाथियों का खेल चल रहा था तो हाथी के टक्कर से उसका एक पिलर जो है वो ध्वस्त हो गया और पूरा जो महल था इस स्ट्रक्चर से बनाया गया तो पूरा महल एक साथ गिर गया। ठीक है, तो सुल्तान और उनका एक पुत्र उसी में दब के दोनों की मौत हो जाती है। वो लोग दिल्ली नहीं पहुँच पाते। इस घटना को कहते हैं हुनुज दिल्ली दूर अस्ति अभी दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है, तो आज भी यह पैरेबल एक प्रकार के मुहावरा के रूप में प्रयोग होता है। तो कुल मिला के ये जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे जो दिल्ली से संदर्भित रहे हैं और जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, खासकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। और इनसे हमें दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक दिल्ली के क्रमिक इतिहास, उसके क्रमिक विकास की प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। दिल्ली कैसे एक पॉलिटिकल पावर से शुरू होता है और कैसे वो सेंट्रलाइज्ड पावर के रूप में, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में भारतीय इतिहास में किस तरह से उसका आधिपत्य स्थापित होता है, यह पूरी प्रक्रिया हम इसके माध्यम से समझते हैं। तो कुल मिला के दिल्ली के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि दिल्ली वाला नामक जो सिक्का है वह मोहम्मद गोरी ने दिया है। ये आपका दिल्ली वाला सिक्का, ऐसे कहते हैं देहली वाल सिक्का। यह सिक्का किसका है? मोहम्मद गोरी का।